चलिए, ये जो हम लोगों ने कल शुरू किया था, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब अपीयरेंस किसी के लिए भी हो सकता है, एक्यूज के लिए भी हो सकता है, विटनेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, वो विटनेस भी हो सकता है जिसे कोर्ट में बुलाना है, वो एक्यूज भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसे हम कोर्ट में बुलाने के लिए आदेशिकाएं जारी कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं। ठीक है, समन्स एक प्रोसीजर होता है। ठीक, समन प्रोसीजर आपका 61 टू लेके 69 है। ठीक, वारंट ऑफ अरेस्ट होता है, वारंट जारी किया जाता है, वो 70 से लेके 81 तक है। और इसके बाद ये प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया जाता है, या प्रोक्लेमेशन के बाद भी वो नहीं बंदा आता तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद हम अटैचमेंट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की। वो प्रोसीजर है 82 86 यहां तक। तो कभी अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, जब जो कि अभी मेंस के लिए बनता नहीं है, प्री के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर कभी बनता है तो आपके सामने ये 3 प्रोसीजर है। हाँ, यहां से क्वेश्चन मेंस का बन चुका है वारंट से। ठीक है, तो आपको तीनों को अच्छे से पढ़ना है और इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक, 61 कल हमने बताया था। अब पहले एक पहला समन्स के बारे में क्या है, 61 टू 69 है, क्या कहता है, समन का प्रारूप क्या होगा। और सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 1 में बताया था, उसके प्रारूप के बारे में बताया, प्री का क्वेश्चन। ये आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट है, जब भी आप मेंस का लिखोगे तो एक हेडिंग नोट बना के लिख सकते हो कि इसके प्रारूप के बारे में, फॉर्म कहां पे है, सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 1 में। ठीक है, बताया गया। तो फॉर्म ऑफ समन क्या होगा, ठीक है, इन राइटिंग होगा पहली चीज तो, डुप्लीकेट होगा। ठीक है, डुप्लीकेट होगा, इन राइटिंग होगा, साइन बाय मजिस्ट्रेट होगा, या एथोराइज्ड जिसे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया हो। हाँ, और उस पर कोर्ट की सील लगी होगी। ये चीजें होना आवश्यक है। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ समन है 61। अब अभी हमने पढ़ा 61 में फॉर्म ऑफ समन क्या होगा, वो 61 बताता है। लेकिन समन को सर्व किसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा समन, हाउ सर्व, जिसे कहते हैं पर्सनल, व्यक्तिगत तामील। ठीक है, 62 में बताया गया है, क्या कह रहा है, सपोज 1 एवरी समन्स shall be served by a police officer or subject to such rules as the state government may make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। देखो कौन कौन समन को सर्व कर सकता है, किसके किसके पास अथॉरिटी है। तो प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार बनाए, उस न्यायालय की जिसने समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा। पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है समन सर्व ना, वो अधिकारी भी कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट एथोराइज करे, या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट, अन्य लोक सेवक द्वारा। ये 3 लोग हैं जो समन को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर, अपॉइंटेड पर्सन, एथोराइज पर्सन जिसे मजिस्ट्रेट ने किया हो, ठीक है, या एनी पब्लिक सर्वेंट। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन। ठीक है, तो पर्सनल सर्विस कहां पे है, अगर प्री में ये पूछा जाए कि पर्सनल सर्विस किस सेक्शन में है, तो 62 के सब क्लॉज 2 में। व्यक्तिगत तामील किस सेक्शन में होती है, 62 सब क्लॉज 2। कह रहा है ना, कह रहा है कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से तामील करके करें। ठीक है, द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन समन बी डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन। यदि पॉसिबल हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। मैंने बोला ना कि 61 में जो फॉर्म बताया गया है डुप्लीकेट है, 2 प्रतियों में है। तो यहां सब क्लॉज 2 कह रहा है कि वो 2 में से एक जो कॉपी होगी वो आप किसको देंगे, एक्यूज को देंगे या विटनेस को, किसी को भी दे देंगे। तो वहां क्या हो जाएगा, समन की तामील हो जाएगी। ठीक है, तो कहां है सर्विस ऑफ समन, 61।
61 है, फॉर्म है 62 है। ठीक है, ठीक। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? एवरी पर्सन ऑन whom a summon is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the order duplicate। कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है, यदि तामील करने वाला अधिकारी ऐसी अपेक्षा करता है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसकी रसीद हस्ताक्षरित करेगा। ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा, जैसे वो सिग्नेचर होते हैं वैसे मान लिया जाता है कि समन सर्व कर दिया गया। ये एक एविडेंस है, ये मान लिया जाता है, डीम्ड प्रिज्यूम, कि उसे समन सर्व कर दिया गया। ठीक है, अब अगर कॉर्पोरेट बॉडीज है, पहले 63 को बाद में देखेंगे 64 पे आएगा। 64 क्या कह रहा है? सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। वो तब बोल रही थी जब अभी 5 मिनट पहले मैंने क्लास बैक की थी, आप आ गए थे, फिर उसके बाद जब हमने रीज्वाइन किया तो आप आ चुके थे। ठीक है, चलिए 62 में हमने बताया पर्सनल सर्विस, हम सर जब हम सर्विस करने जाते हैं, ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर या कोई कोर्ट का ऑफिसर है, पब्लिक है, वो जाता है समन की तामील करने किसी विटनेस के पास, किसी एक्यूज के पास, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो घर पे ही नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कैसे करेंगे सर? तो 64 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बी बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस। यहां पे ड्यू डिलीजेंस होना जरूरी है, ड्यू डिलीजेंस को अंडरलाइन करिए। ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड द समन may be served by leaving one of the duplicate from him for him with some adult male member of his family residing with him, and the person with whom the summon is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। क्या कह रहा है? जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी ना मिले, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक उसके कुटुंब के, यानी कि घर में साथ रहने वाले किसी मेजर वयस्क मेल मेंबर उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। ठीक है, 62 में पर्सनल समन सर्व हो रहा था, व्यक्तिगत रूप से उसे दे के हम कर रहे थे, लेकिन जब जाते हैं तो वो मिलता ही नहीं है। तो 64 कह रहा है कि भाई अगर वो नहीं मिल पा रहा है और आपने ड्यू डिलिजेंस दिखाई है, तो फिर उसके घर के परिवार के किसी भी मेजर जो हो, ठीक है, मेल मेंबर पे, फीमेल मेंबर नहीं होनी चाहिए, ठीक, आप समन सर्व कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम सीपीसी में देखें, सीपीसी में जब समन सर्व किया जाता है तो वहां पे, यहां पे कहा गया है मेल होना चाहिए, वयस्क पुरुष सदस्य, मेजर मेल मेंबर, बट वहां पे मेजर होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो मेल हो या फीमेल हो। जब आप ऑर्डर 5 पढ़ोगे सीपीसी का, तो उसमें एक रूल है, उसमें बताया गया है कि वहां पे कोई भी परिवार के किसी भी सदस्य को, लेकिन वो मेजर होना चाहिए, आप समन की तामील कर सकते हैं। लेकिन सीआरपीसी में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे केवल मेजर मेल मेंबर को ही हम समन सर्व कर सकते हैं और किसी को नहीं करेंगे। ठीक है, तो वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाला अधिकारी ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वो व्यक्ति जिसके पास ऐसा समन छोड़ा जाता है दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उस रसीद के लिए हस्ताक्षर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया? 61 फॉर्म ऑफ समन है। 62 कैसे समन किया जाए, व्यक्तिगत तामील किस सेक्शन में है, पर्सनल सर्विस ऑफ समन किस सेक्शन में है, 62 में है। जब जाते हैं उसके घर पे उसको तामील करने के लिए, वो नहीं मिल रहा है, फिर हम 64 में आएंगे। 64 में मेजर मेल मेंबर जो उसके घर का होगा, कुटुंब का, ठीक है, उसे हम समन सर्व करेंगे, वो उस पर साइन करेगा और ये माना जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। अब सीपीसी और सीआरपीसी में अंतर मैंने बता दिया।
ठीक है। सीपीसी में क्या है, सीपीसी में कोई भी हो सकता है, फीमेल या मेल, लेकिन वो मेजर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्री में कई बार आ चुका है। कह रहा है कि अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो सेवक होगा, नौकर होगा, वो कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। ये प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब इसके बाद 65 देखिए। 65 क्या कह रहा है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टिव एज बिफोर प्रोवाइडेड। हमने 62 के प्रोसीजर को फॉलो किया, नहीं मिला। 64 के प्रोसीजर को फॉलो किया, उसके घर पे कोई भी नहीं मिला, मेजर मेल मेंबर भी नहीं मिले, कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। ठीक, बार बार जा रहे हैं, कोई किसी का पता ही नहीं है कहाँ है। फिर एक तामील की जाती है जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामील। ठीक है, पूछा जाता है प्री में कई बार, प्रतिस्थापित तामील कहां पे है, तो सेक्शन 65 में, सीआरपीसी में। सीपीसी में कहां है, ये सेम प्रोविजन ऑर्डर 5 रूल 20 में, ऑर्डर 5 रूल 20 में। होता क्या है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, देखो प्रतिस्थापित तामील क्या होती है कि जब बार बार उसके घर पे जाते हैं, ताला लगा हुआ है, उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, फरार हो चुका है, गायब है, अपने आप को समन की तामील होने देने से अपने आप को छुपा रहा है, बचा रहा है कि हमें समन की तामील ही ना हो। तो क्या करते हैं कि जहां पे वो उसका मकान है, उसके मकान के बाहर चस्पा कर देते हैं समन। उस लोकेलिटी में, जिस एरिया में वो रहता है, वहां पे भी सार्वजनिक स्थान पे क्या कर देते हैं, समन की जो कॉपी है उसे चस्पा कर देंगे। एक कॉपी क्या करेंगे, कोर्ट के बाहर लगा देंगे, न्याय सदन के बाहर लगा देंगे, और जो फेमस न्यूज़पेपर होगा उस लोकेलिटी का, वहां पे भी, उस पेपर में भी हम क्या करेंगे, पब्लिश करवा देंगे। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। इसको लिख लीजिएगा क्योंकि लिखा नहीं है यहाँ। पर्सनल सर्विस ऑफ समन किस सेक्शन में, 62 में, और सब्स्टिट्यूटेड किस सेक्शन में, 65 में। इसको सीपीसी के ऑर्डर 5 और रूल 20 के साथ देखिएगा, सीपीसी में कहाँ है ऐसा प्रोविजन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, मतलब जो पहले जो प्रोसीजर बताए हैं उस प्रकार से अगर समन सर्व नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या करेंगे। कह रहा है इफ सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, 63, 64, द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house or home street in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summon has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper. ठीक है, 62, 63, 64 में जो प्रोविजन बताए हैं वहां तामील नहीं हो पा रही है, तो तामील करने वाला जो अधिकारी होगा, दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान पे जहां समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पे निवास करता है, वहां लगा दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा, किसी सहज दृश्य भाग्य में लगाएगा, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा ठीक समझे ये घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से हो गई है, या अगर उसे लगता है, अगर वो उचित समझता है तो वो कह सकता है कि एक फ्रेश समन निकाला जाए। ठीक, ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वो उचित समझे, वो कोई और मैनर बता सकता है कि इस मैनर से आप तामील करो। ठीक है, चलिए अब अगर ये जो समन हमें सर्व करना है वो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, सोसाइटीज हैं, तो फिर हम किसे समन भेजेंगे, ये कहां बताया गया है, ये भी प्री में हेडिंग कई बार आती है 63 में। ठीक है, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। तो सर्विस ऑफ अ समन ऑन अ कॉर्पोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, इसको अंडरलाइन करिए, उस जो सचिव होगा उसे भी कर सकते हैं, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन।
ठीक है। और बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट एड्रेस टू द ऑफिसर चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, इसको अंडरलाइन में करिएगा, निगम के सचिव पर, निगम का जो स्थानीय प्रबंधक होगा या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। ठीक है, इन तीनों पे तो कर ही सकते हैं, साथ में आप क्या कर सकते हैं, और वर्ड यूज किया है, या भारत में जो निगम के मुख्य अधिकारी के पते पे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकती है। जो मुख्य अधिकारी चीफ ऑफिसर है उसका जो पता होगा वो आप रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। मान लिया जाएगा कि समन की तामील हो गई। ये कब माना जाएगा कि तामील हुई? जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक पहुंचता है वहां पे। ठीक है, साधारण रूप से वहां पे पहुंचता है, तो ये मान लिया जाएगा कि डीम्ड सर्विस हो गई, डीम्ड सर्विस मान ली जाएगी। ठीक, अब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी सेवक है, उस पर हमें समन सर्व करना है, वो नहीं मिल रहा सपोज दैट, या हमें करना है समन देना है, तो 66 क्या कह रहा है कि सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट where the person summoned is in the active service on the government, the court issuing the summon shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए, हेड ऑफ द ऑफिस। किसे समन भेजेंगे हम? उसके प्रधान को, जिसके कार्यालय में वो काम कर रहा है, जिस ऑफिस में वो काम करता है, उसके जो प्रधान होंगे, हेड ऑफ द ऑफिस होंगे, उन्हें हम समन की कॉपी भेजेंगे। अब वो करेंगे, वो समन की तामील करवा लेंगे, और जब समन की तामील करवा लेंगे उसके साइन हो जाएंगे, उस पर वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा है? in which such person is employed and such head shall thereupon cause the summon to be served in the manner provided by section 62 and shall return into the court under his signature with the endorsement required by that section। कह रहा है जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में, इसको अंडरलाइन करिएगा, सक्रिय एक्टिव सर्विस में होना जरूरी है। ठीक है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पे ऐसे समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा। किसको भेजेगा? हेड ऑफ द ऑफिस ना। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसे हमें समन सर्व करना है, तो जहां पे वो वर्क कर रहा है उसके हेड ऑफ द ऑफिस होंगे जो, उन्हें हम भेजेंगे। ठीक है, जिसमें वो व्यक्ति सेवक है, तब वो प्रधान क्या करेगा? धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर हस्ताक्षर करके उस कोड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, हमें 2-2 बार पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जितना हम बता नहीं पाते हैं उतना हम पढ़ ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, कुछ है नहीं, अभी जो सेक्शन चल रही है ना, कुछ नहीं है। सीआरपीसी में जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका आएगा 154 से, इंटरेस्टिंग पार्ट है वहां से। मेन सीआरपीसी जो शुरू होती है आपकी 154 से, जो प्रोसीजर होता है एग्जाम में भी आप देखोगे प्री में, तो प्री में अभी पिछले 6-7 साल से या पीछे भी यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं प्री में। मेनली जो सेक्शन क्वेश्चन बनते हैं वो 154 के बाद बनते हैं प्री में, यहाँ भी बनते हैं, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो रेशियो है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वहां का ज्यादा है, क्योंकि मेन प्रोविजन वही है। मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इस साइड से बहुत ही कम आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, इंपॉर्टेंट सब है, पूरी सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना, जो एग्जामिनर चाहता भी है, जो एक प्रोसीजर है वो उस साइड दिया गया है। यहाँ पे तो ये स्टार्टिंग, जो आपकी स्टार्टिंग स्टेज है वो बता रही है ना, अभी तो अपराध हुआ है बस, तो समन हम कर रहे हैं, वारंट इशू कर रहे हैं, कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, विदाउट वारंट अरेस्ट किन मामलों में करेंगे, ये सब पढ़ा, उसको ग्राउंड बताएंगे, अगर वो अवेलेबल है तो बेल दे देंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग स्टेज ही चल रही है। हाँ,
अरेस्ट करने से विद इन 24 आवर हम उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देंगे। यही यही सब चीजें चल रही। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, कोर्ट्स पनिशमेंट क्या दे सकती हैं, यही सब पढ़ा ना हमने। अभी तो शुरुआती स्टेज है, तो ये इंटरेस्टिंग तो है, बट जब मेन आएगी सीआरपीसी 154 से तब और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि फिर होगा स्टार्ट हमारा केस लॉस। और मेंस के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए तो मेंस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्योंकि अपील का प्रोविजन, चार्ज जो पढ़ा दिया हमने, रेफरेंस जो भी है आपका, रिवीजन, ये सारे प्रोविजन आपका, बेल, इनहेरेंट पावर, ये सारे प्रोसीजर कहाँ है, रिमांड, चार्जशीट, कॉग्निजेंस, लिमिटेशन, सब उसी साइड। इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन जो चल रहा है पैटर्न वहां से प्री में रेशियो ज्यादा है क्वेश्चन पूछने का। चलिए, तो कह रहा है सब क्लॉज 2 सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। ठीक है, ऐसा हस्ताक्षर मान लिया जाएगा कि समन की तामील हो गई। ठीक है, चलिए अब सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, स्थानीय सीमाओं के बाहर अगर आपको भेजना है समन तो कैसे सर्व करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कहां है पीयूष, पीयूष कहां पे है, प्रतिस्थापित तामिल कहां है, किस सेक्शन में, सीपीसी में कहां है, रूल 20। ठीक है, चलो 67। अब स्थानीय सीमाओं, जैसे एक लोकल जो मजिस्ट्रेट है उसकी ज्यूरिडिक्शन के बाहर हमें समन सर्व करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक, when a court desire that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। ठीक है, तो उस मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में भेजेंगे जिसकी जुरिडिक्शन में वो निवास करता है, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो क्या करता है, निवास करता है। ठीक है, बस सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मेंस में बन जाते हैं तो आपके पास ये सारी चीजें हैं। ये वैसे जनरली बनता नहीं है मेंस में, लेकिन बनेगा तो आपके लिए आपको समन को डिफाइन करना है, समन होता क्या है। ठीक है, कितने प्रकार की तामील होती है, व्यक्तिगत तामील होती है, प्रतिस्थापित तामील होती है, निगम पर तामील कैसे होती है, कैसे सर्व किया जाता है, ये सारी हेडिंग बना बना के आपको एक्सप्लेन कर देना। एक जो फॉर्मेट होता है वो बना के आपको एक्सप्लेन करते जाना है, और कुछ है नहीं। ठीक, चलिए अब मान लो जब तामील हो गया, समन हमने सर्व कर दिया, समन की सर्विस हो चुकी है, कोर्ट में वापस आ गया है, तो ये कैसे मान लेंगे कि वो समन सर्व किया गया है, कोर्ट कैसे मानेगी। उसके लिए सेक्शन 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, जिसने समन की तामील की थी वो उपस्थित ही नहीं है कोर्ट में, तो न्यायालय क्या करेगा, कैसे मानेगा कि समन की तामील हो चुकी है। सब क्लॉज 1 कह रहा है when a summon issued by a court is served outside its local jurisdiction and in any case where the officer who has served the summon is not present at the hearing of the case, an affidavit, इसको अंडरलाइन करिए, an affidavit, क्योंकि प्री में ये पूछा जाता है इसका, purporting to be made before a magistrate that such summon has been served and a duplicate of the summon purporting to be considered in the manner provided by section 62 and section 64 by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved। क्या कह रहा है, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, जो हमने 67 में पढ़ा, 67 में स्थानीय अधिकारिता के बाहर समन भेजा था, तो वहां पे जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट था जिसके जुरिडिक्शन में वो रहता था उसे भेजा था हमने। ठीक है, तामील स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब ऐसे किसी मामले में जिसमें वो अधिकारी जिसने समन की तामील की है
मामले की सुनवाई के समय कोर्ट में उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया ये शपथ पत्र पेश करते हैं ना, एफिडेविट दिया जाता है कि तामील मेरे द्वारा ही की गई। आपको बताना पड़ता है उस एफिडेविट में, आपको एफिडेविट के साथ आपको बताना पड़ता है हमने जो समन की तामील है वो कैसे की, व्यक्तिगत तौर पे की या सब्स्टिट्यूटेड तरीके से की, वो आपको बताना पड़ेगा। मेरे द्वारा की गई, ड्यू डिलिजेंस से की गई, ये सारे जो मैनर है, मैनर भी बताने पड़ेंगे, आपने की या आपके सबऑर्डिनेट किसी ने की, ये सारी चीजें आपको थ्रू एफिडेविट कोर्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो शपथ पत्र में ऐसे समन की तामील की गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिधान और निवेदित किया गया था, जिसके पास वो छोड़ा गया था, पृष्ठांकित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगा। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, जो एविडेंस में एडमिसिबल होगा ये। बस इसमें इसकी जो की पॉइंट है इस सेक्शन की, वो बस ये है कि हम कैसे प्रूव करेंगे। वो कैसे प्रूव करेगा अगर वो कोर्ट में नहीं है, तो जो एफिडेविट उसने दिया है ना, थ्रू एफिडेविट उसने बताया है कि समन की तामील मेरे द्वारा की गई, और वो मैनर क्या था, व्यक्तिगत तामील की मैंने, पर्सनल सर्विस की या सब्स्टिट्यूटेड की, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। तो ये जो होगा एफिडेविट होगा वो एविडेंस माना जाएगा और एविडेंस में एडमिसिबल होगा। बस इसके की पॉइंट बस इतने ही है, ठीक है। अब विटनेस सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट 69 क्या कह रही है, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील, ठीक है। Notwithstanding anything contained in the preceding section of this chapter, a court issuing a summon to a witness may in addition, देखो जो साक्षी होता है ना, समन की तामील के जो प्रोविजन आपको पीछे बताए गए हैं, आप वो तो देंगे ही, या तो पर्सनल सर्विस कर दो विटनेस पे, ठीक है, पर्सनल सर्विस कर दो, अगर वो नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूटेड कर दो। इसके अलावा इन एडिशन टू बोल रहा है ना, 69 कह रहा है इसके अतिरिक्त अगर कोर्ट थिंक फिट, अगर वो उचित समझती है तो वो क्या कर सकती है, इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली with the issue of such summon, direct a copy of the summons to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally work for gain। ठीक है, क्या कह रहा है कि साक्षी के लिए समन जारी करने वाला ऐसे समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां पे वो मामूली तौर पे निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। इसको अंडरलाइन करिएगा, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। ठीक है, जहां वो निवास करता है, काम करता है या लाभ के लिए काम करता है, वहां पे आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आप क्या कर सकते हो, समन सर्व कर सकते हो। या तो प्रीवियस जो प्रोविजन है आपके वैसे कर दीजिए, या इन एडिशन कोर्ट अगर उचित समझता है तो ऐसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, सब क्लोज टू when an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received, the court issuing the summon may declare that the summon has been duly served। ठीक है, साक्षी ने ये सिग्नेचर उसकी जो एक्नोलेजमेंट थी, ठीक है, या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया ये पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया, हम गए थे उसे सर्व करने के लिए लेकिन उसने समन लेने से ही मना कर दिया, तो उसने उस पर इंडोर्स कर देते हैं ना, साइन कर देते हैं, नहीं मिला, रिसीव नहीं किया गया, तो ये इंडोर्समेंट ये डीम्ड माना जाएगा कि समन की तामील कर दी गई, ये मान लिया जाएगा। तो यहाँ जो ये सेक्शन है आपका, ये जो प्रोविजन है, यहाँ से फ्री के ही क्वेश्चन बनते हैं और हेडिंग इंपॉर्टेंट है, और इस हेडिंग में मेनली हेडिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, या अंदर से आपसे जो पूछ दिया जाएगा पर्सनल सर्विस ऑफ समन किस सेक्शन में, सब्स्टिट्यूटेड किस सेक्शन में, ठीक, वही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एफिडेविट होता है, क्या ये एफिडेविट एविडेंस यहां तो कह दिया, ये जो 68 हम लोगों ने पढ़ा ना,
कि एफिडेविट होगा उसे हम एविडेंस मानेंगे। क्या सीआरपीसी में कहीं ऐसा प्रोविजन है? कई बार प्री में आ चुका है, कई बार प्री में आ चुका है। क्या कहीं पढ़ा है किसी ने? देखो, एफिडेविट को एविडेंस मानते हैं क्या? मानते हैं? किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो एफिडेविट को एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता, साक्ष्य में शामिल नहीं है, एक्सक्लूड किया गया है क्या? नहीं। देखो, खोलो एविडेंस, सेक्शन 1 खोलो और पढ़ो। याद नहीं। but not to affidavit, ठीक है, presented to any court or officer। तो एफिडेविट पे ये लागू नहीं होता, एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे लागू नहीं होता, लेकिन ये एक्सेप्शन है। कोर्ट कह रही है, लॉ कह रहा है, 68 कह रहा है कि जो एफिडेविट पेश करेगा वो बंदा, वो एविडेंस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। एफिडेविट होता क्या है? क्या होता है एफिडेविट? अरे भाई, मैं तुमसे हिंदी ही पूछ रहा हूं। ये एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट होती है। कोई भी आपसे पूछे कि एफिडेविट होता क्या है, तो एफिडेविट पर्सनल एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा 296 और 297 देख लीजिए। जब ये बात उठ गई है तो 296 और 297 सीआरपीसी की देखिए। ये वाला प्रोविजन बताइए कि कहाँ है नई सीआरपीसी? जो 61 से 69 है, कहाँ है? हाँ, कोई नहीं लाया है नई सीआरपीसी? ये नई थोड़ी ना, इसके पास पुरानी है। अच्छा, ऐसा बेयर एक्ट आ रहा है क्या? चलिए 296 देखिए। ठीक है, देखो 296 देखो, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन whose evidence is of a formal character may be given by affidavit and may subject to all just exception। देखो, just exception, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये एक्सेप्शन के तौर पे है बस धारा, ठीक। बी रेड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। जब कोर्ट में ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि 68 में हमने समन सर्व कर दिया, अब कोर्ट में मान लो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, अगला बंदा आके कह रहा है कि साहब हम पे समन सर्व नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन अराइज हो गया। वहां पे एफिडेविट है कोर्ट में उसका, वो बंदा, क्योंकि हमने दूसरी ज्यूरिडिक्शन में भेजा था समन सर्व करने के लिए, उसने एफिडेविट, शपथ पत्र दाखिल कर दिया ना। अब ट्रायल कोर्ट क्या करेगी? वो एफिडेविट देखेगी, एफिडेविट में देखेगी किस मैनर से तामील की गई। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये तामील तो हुई है आपकी, तामील हुई है। तो एक तरफ वो कहता है कि साहब एफिडेविट एविडेंस में कहा गया है कि एडमिसिबल नहीं है, एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, साक्ष्य में ग्राही नहीं है। तो फिर यहाँ पे लॉ कहता है, जब आप पढ़ोगे 68 पढ़ोगे तो कहता है कि नहीं, इस मामले में लागू होगा। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। 296 कह रहा है, धारा 296 कह रहा है कि जैसे ही हम उसका एफिडेविट देखेंगे, उस एफिडेविट में अगर वो बताया गया है कि तामील की गई है, वो मैनर बताया गया है किस मैनर से तामील की गई है, तो उसे हम एज एन एविडेंस ट्रीट करेंगे, ठीक। क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। सकता है वर्ड यूज किया है, मे वर्ड यूज किया है। ये टोटली किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है।
अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि क्या ऐसा व्यक्ति जिसने एफिडेविट फाइल किया है उसको हाजिर किए बिना, उसको एग्जामिन किए बिना उसके एफिडेविट जो एफिडेविट उसने पेश किया है उसे एज एन एविडेंस ट्रीट कर सकते हैं? सब क्लॉज 1 कहता है कर सकते हैं, लेकिन सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? द कोर्ट में इफ इट थिंक फिट एंड सेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड समन एंड एग्जामिन any such person as to the fact contained in his affidavit। यदि न्यायालय ठीक समझे तो वो किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी जो कंटेंट होंगे, जो एफिडेविट में उसने कंटेंट अपने बताए हैं ना कि मैंने कैसे सर्व किया, ये जो कंटेंट होंगे उस मामले में उसकी परीक्षा कर सकता है। लेकिन ये किसके एप्लीकेशन पे करेगा? ये प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के एप्लीकेशन पे। वो अगर निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमें उसे एग्जामिन करना है, आप उसको एग्जामिन करो ना, तो उनके एप्लीकेशन पे करेगा। 297 क्या कह रहा है? देखो यहां से प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 296 में क्या उस व्यक्ति को एग्जामिन करना जरूरी है? नहीं जरूरी है। मे वर्ड यूज किया है सेक्शन में, उसे हम एविडेंस एज एन एविडेंस ट्रीट कर सकती है कोर्ट। लेकिन अगर हम एग्जामिन करवाना चाहते हैं तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के एप्लीकेशन पे कोर्ट उन्हें एग्जामिन कर सकती है उस व्यक्ति को। ठीक। सेक्शन 297 क्या कह रहा है? यहां से प्री में कई बार पूछा गया है कि अथॉरिटी बिफोर whom एफिडेविट में बी सोन, प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। ठीक, तो ये जो है अंदर इसको आप देख लीजिएगा, जो हमें बताना था वो मेन 296 था। 297 देख लीजिएगा किसके सामने शपथ वो एफिडेविट दिखाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है 297, इसको छोड़िएगा मत। ठीक है। चलो, अब दूसरा बी पॉइंट है हमारा वारंट, सेक्शन 70 से लेके 81 तक। क्या हम समन के स्थान पर एक और चीज, ये वारंट क्या होता है पहले इसको समझ लें। वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है। ठीक, अगर जब भी वारंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या समन से रिलेटेड, पहले हम उस पॉइंट को तो डिफाइन करेंगे कि वारंट क्या होता है, समन क्या होता है। तो वारंट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है। किस लिए? कि भैया किसी व्यक्ति को उसे पकड़कर न्यायालय के समक्ष लेके आया जाए, पकड़ कर लेके आया जाए। ठीक है, हमने समन इशू किया, वो व्यक्ति हाजिर ही नहीं हो रहा है, एक बार किया, दो बार किया, सब्स्टिट्यूटेड भी कर दिया, प्रतिस्थापित तामील भी कर दी, उसके गांव समाज जो दैनिक पेपर है न्यूज़पेपर उसमें भी निकलवा दिया, उसके बावजूद भी वो आ नहीं रहा। फिर कोर्ट ने क्या किया? वारंट इशू कर दिया। तो वारंट होता क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। कौन कर रहा है इशू? कोई भी कर सकता है क्या? नहीं, वारंट हमेशा एक कोर्ट करती है, कोर्ट इशू करती है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके विरुद्ध वो वारंट इशू किया गया है उसे पकड़ के लाया जाए न्यायालय के समक्ष। अब वारंट किसे जारी किया जाएगा ये प्रोविजन भी है। कौन वारंट की तरफ वो वारंट का एग्जीक्यूशन कराता है? ये भी इसी सेक्शन में, इन्हीं सेक्शन में बताया गया है। पुलिस ऑफिसर को भी वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है। एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, अगर ऐसे सिचुएशन में, मैंने पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले पढ़ाया मैंने, कुछ ऐसी बात छड़ी थी जब 41 की, उस समय भी मैंने बताया था। किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को दे सकते हैं। ठीक, अब वारंट जब हम पढ़ रहे हैं तो वारंट दो प्रकार के होते हैं। जब कोर्ट इशू करता है किस लिए, पर्पस क्या होता है? पकड़ के लेके आओ कोर्ट के सामने, अरेस्ट करिए उसे, लेके आइए। तो वो जब जाते हैं वारंट लेके, वो कहते हैं कि चलिए आपको, हमारे पास वारंट है, आपको गिरफ्तार करना है। ठीक है, तो वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेलेबल वारंट, एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा।
एक होता है बेलेबल वारंट, एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। जब भी कोर्ट वारंट इशू करती है तो वो उसमें बता देती है कि जो अपराध, जिस अपराध के लिए हम उसे बुला रहे हैं, गिरफ्तार करवा रहे हैं, वो अपराध कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो बेलेबल है। तो बेलेबल है तो ठीक है, आप बेलेबल वारंट इशू करता है कि अगर वो व्यक्ति श्योरिटी दे देता है, इतने रकम की श्योरिटी दे देता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है, तो आप उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने पे, श्योरिटी देने पे आप तुरंत उसे रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। बॉन्ड में होता क्या है, बॉन्ड में ये होता है, जब बेलेबल वारंट होता है उसमें बॉन्ड जब एग्जीक्यूट कर देते हैं विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी, जो भी कोर्ट कंसीडर करे, तो वहां पे ये होता है कि भैया एक टाइम होगा, एक प्लेस होगा, उस डेट पे आपको इस टाइम पे कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। आप अपने आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, इतनी श्योरिटी लाओ, इतने हजार के जो भी हो, जिससे आप बाउंड हो जाओ कि हाँ हम आएंगे, हम बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है कोर्ट ने, मेंशन नहीं किया कि ये बेलेबल वारंट है, वहां पे पुलिस को कोई राइट नहीं है कि उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी उसे रिलीज करे, पकड़ के लाना ही पड़ेगा उसे कोर्ट में। वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है जब उसे लाया जाता है कोर्ट में कि वो उसे रिलीज करे या ना करे। ठीक, ये दो चीजें समझ में आई, लिख लेंगे। अब हम डिक्टेट नहीं करेंगे कि लिखवाएं, कुछ चीजें जाके किताब से भी पढ़िए और नोट्स बनाइए। तो वारंट दो प्रकार का होता है, बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, वारंट में होता क्या है, जब अगर हम कहते हैं कि भैया बेलेबल वारंट है, बेलेबल वारंट है, तो बेलेबल वारंट में क्या क्या चीजें होती, यही होगा ना, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है आपको। इसी को जब रिलीज किया जाता है बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, तो ये कहा जाता है ना इतनी श्योरिटी लेके आइए, जो आपके लिए खड़े हैं, कल के दिन आप फरार हो गए तो हम उन्हें तो पकड़ेंगे। हाँ, तो क्या क्या होना चाहिए बॉन्ड में, ये भी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, वारंट की डेफिनेशन आपको पता है, एक डॉक्यूमेंट कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है किसी व्यक्ति को पकड़ के कोर्ट के समक्ष लाने के लिए। ठीक है, 70 में फॉर्म ऑफ वारंट, जैसे 61 जब हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ समन पढ़ा था, फॉर्म ऑफ समन पढ़ा था, उसका प्रारूप क्या होता है, इन राइटिंग, डुप्लीकेट, साइंड बाय मजिस्ट्रेट या डायरेक्ट, जो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया हो जिस ऑफिसर को, हाँ, और उस पर उस कोर्ट की सील लगी होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट होता था। यहाँ पे वारंट डुप्लीकेट नहीं होता है। वारंट में तो हम भैया पकड़ के आपको ला रहे हैं ना, हम आपको कॉपी क्यों देंगे। ठीक है, और ये इन्फोर्स में कब तक रहता है, जैसे समन, जैसे क्या होता है ना, कुछ छोटे मामले होते हैं, छोटे मामले होते हैं, तो समन, समनी मामले होते हैं ना, तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वारंट मामले में क्या उनकी एक्सपायरेशन डेट होती है क्या, कि ऐसा मामला अगर 3 साल तक नहीं पकड़ा गया, 4 साल तक नहीं पकड़ा गया, 6 साल तक, 10 साल तक नहीं पकड़ा गया, तो फिर वो वारंट जो इशू किया था वो रद्द हो गया, ऐसा मान लिया जाता है क्या, नहीं, नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 70 हम पढ़ रहे हैं वारंट के बारे में, और 70 कह रहा है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा और इसका ड्यूरेशन यानी अवधि क्या होगी, कब तक ये वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 70 कह रहा है एवरी वारंट of arrest issued by a court under this code shall be in writing, इसको अंडरलाइन करिएगा, shall be in writing, shall वर्ड यूज किया है, राइटिंग में होना चाहिए, shall be in writing signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court। वो कह रहा है लिखित रूप में होना जरूरी है, जो मजिस्ट्रेट है जिस कोर्ट ने उसे जारी किया है उसके द्वारा उस पर सिग्नेचर होने चाहिए और उस कोर्ट की सील लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उस कोर्ट की सील लगी होनी चाहिए यानी कि मुहर, बस ये तीन चीजें जरूरी हैं, इन राइटिंग, साइंड बाय कोर्ट और सील। वहां पे डुप्लीकेट था, यहां डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन देखिए, सब क्लॉज 2 कह रहा है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स, वो तब तक रहेगा until it is cancelled by the court, इसको अंडरलाइन करिए, जब तक उसे न्यायालय द्वारा रद्द ना कर दिया गया हो। अगर उस कोर्ट ने ही कैंसिल कर दिया तो ठीक है। दूसरा, which issued it और until it is executed, और जब तक उसका निष्पादन ना हो तब तक वो उस वारंट की क्या होगी, वो कंटिन्यू रहेगा।
ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वारंट क्या होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, सेक्शन 70 में हम लोगों ने देख लिया। अब बताया ना ये एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल वारंट। ठीक है, तो जब भी आपके पास मेंस का क्वेश्चन आएगा, यहां से आता ही है ये पार्ट, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये चीज हो कि जब भी वारंट से रिलेटेड आता है तो हम वारंट को, किसी भी चीज को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमें जो डेफिनेशन मिली है सेक्शन 2 में वो वारंट मामलों की मिली है, ना कि वारंट क्या होता है इसकी मिली है। वारंट केस क्या होता है, जो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अबव 2 ईयर से पनिशेबल हो, उसे हम वारंट केस कहते हैं। वारंट क्या होता है इसको डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, समन क्या होता है इसको डिफाइन नहीं किया है, समन केस को डिफाइन किया गया है, जो अप टू 2 ईयर पनिशेबल हो, वो समन केस है। ठीक, तो समन मामले, समन क्या होता है उसकी डेफिनेशन बता दी थी मैंने, वारंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन बता दी। काइंड्स ऑफ वारंट, वेलेबल वारंट होता है, नॉन वेलेबल वारंट होता है। वेलेबल वारंट में वहां पे पुलिस ऑफिसर भी उसको बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के उसको रिलीज कर सकता है। ठीक है, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है क्या कि वो विदाउट श्योरिटी उसे छोड़ दे, नहीं। कोर्ट जब वारंट देता है ना तो उसमें लिखा होता है कि इनको विद श्योरिटी छोड़ना है कि विदाउट श्योरिटी छोड़ना है। ठीक है, अगर नॉन अवेलेबल है, सॉरी, नॉन नॉन अवेलेबल वारंट है तो वहां पे क्या होगा, नॉन अवेलेबल वारंट में आपको लाना ही पड़ेगा कोर्ट, वो कोर्ट के ऊपर है फिर कि कोर्ट उसे रिलीज कर रही है कि नहीं। मामले की तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए अगर कोर्ट कंसीडर करती है ठीक है कर देना चाहिए तो करेगी। अब देखो जो है वारंट ना, अगर वो वेरिएबल है, वेलेबल वारंट है, तो फिर उसमें क्या होगा, कंटेंट क्या होंगे, क्या क्या होगा। सेक्शन 71 कह रहा है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कह रहा है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। ठीक है, केवल और केवल 72 जो अप्लाई होगा, 71 वो वेलेबल वारंट में होगा, नॉन वेलेबल वारंट में नहीं हो रहा है, वेलेबल वारंट में। तो एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन, यहां पे कोर्ट की विवेकी शक्ति है, मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन, अंडरलाइन करिएगा, डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट ऑन द वारंट that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। कह रहा है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार निर्देश दे सकता है कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में एक जो स्पेसिफाइड टाइम होगा उस टाइम पर या न्यायालय निर्देश दे अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित, विद श्योरिटी है यहाँ पे, विदाउट श्योरिटी नहीं, विद श्योरिटी है, इसको अंडरलाइन करिएगा, विद श्योरिटी बंद पत्र निष्पादित कर देता है, विदाउट श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करता है तो वो अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति को लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से, कस्टडी से छोड़ देगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसे वारंट डायरेक्ट किया गया, वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, वो पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, वो कोर्ट का ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे वारंट डायरेक्ट किया गया कि जाओ भैया इसका एग्जीक्यूशन करो। अब क्या क्या होगा, सब क्लॉज 2 कह रहा है द एंडोर्समेंट शैल स्टेट, पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें होंगी, मतलब वारंट में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, द नंबर ऑफ श्योरिटीज, आपको कितने श्योरिटीज लाने पड़ेंगे, 4, 5, 2, 3, और वो भी 3, वो रकम। आगे क्या कह रहा है, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रेस्पेक्टिवली बाउंड। कह रहा है कि वो रकम, आपने श्योरिटी तो ले आए, 3 श्योरिटी होने चाहिए, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको, ऐसे रिलीज नहीं करेंगे, 3 श्योरिटी लेके आइए, और वो रकम इन्होंने जो सेकंड है बी, इसमें बताया कि अमाउंट, अमाउंट कितने अमाउंट के होंगे श्योरिटी। ठीक है,
10-10 हजार के होंगे, 15-15 हजार के होंगे, 5-5 हजार के 3 श्योरिटी लेके आइए, तो वो रकम भी आपको बतानी पड़ेगी। तीसरा, द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, कि वो टाइम भी उस में होगा कि किस दिन किस टाइम पे आपको कोर्ट में आना है। आप एग्जीक्यूट करिए, रिलीज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो जो बॉन्ड है, जैसे ही वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फिर वो उस कोर्ट को भेज दिया जाएगा, उस अधिकारी के माध्यम से, जो भी ऑफिसर होगा उसके माध्यम से भेज दिया जाएगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे वारंट का जो फॉर्मेट है वो हमने देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया, अवेलेबल वारंट है तो क्या होगा उसमें ये देख लिया। जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाता है, वारंट इशू कर दिया ना, अवेलेबल वारंट है चाहे नॉन अवेलेबल, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन वारंट है हमारे पास और हम जा रहे हैं अरेस्ट करने, तो किसी को जब उसके घर में जाते हैं अरेस्ट करने या कहीं से अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन एक पूछता ही है, नॉर्मली आदमी पूछता है कि भैया वारंट है आपके पास, किस मामले में अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वारंट है। तो वहां पे सेक्शन 75 जो मैंने पहले भी बताया, सेक्शन 75 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, वारंट के सार की सूचना हम उसको दे देंगे कि हमारे पास आपके लिए गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट है। अब वो आपको बताना पड़ेगा, ऑफिसर बताएगा कि ये वारंट जो है हमारे पास वो अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो इतना ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए, हम आपको रिलीज कर देंगे, नॉन अवेलेबल है तो पकड़ के ले जाइए कोर्ट, ठीक है। 75 कह रहा है द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा। सार, सार सूचित करेगा का मतलब क्या है भैया, अवेलेबल वारंट है और किस मामले के लिए ये वारंट निकाला गया है, किस लिए निकाला गया है, हमारे पास जो वारंट है किस लिए है, ठीक है, सार सूचित करेगा। और अगर वो कहता है कि हमें दिखाइए आप वारंट कौन सा है, कहाँ है, तो उसे उस व्यक्ति को दिखा भी देगा। ये 75 कह रहा है, ठीक, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे की सेक्शन कर रहे हैं, थैंक यू।